लव या जिहाद, रोग या राज। 15 अगस्त को जब देश जश्न मना रहा था, आजादी का जश्न, तभी जलगांव जिले के जामनेर से आया सनसनीखेज समाचार। और यह समाचार यह है कि 11 अगस्त को कुछ युवकों ने सुलेमान खान पठान को एक कैफे में पकड़ा, अपनी कार में भरकर ले गए और उसे बहुत पीटा। उसके बाद उसी के घर तक ले गए और उसके परिजनों के सामने भी पीटा, बुरी तरह पीटा और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। इस सिलसिले में अभी तक 8 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जिनके नाम हम लीगल कॉम्प्लिकेशन के कारण नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर बता देते हैं कि यह दूसरे संप्रदाय के थे। शुद्ध हिंदी में कहें तो यह हिंदू थे। तो सवाल उठता है कि इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से 21 साल के सुलेमान को क्यों मार डाला, और वह भी जैसा कि बताया जा रहा है सामान्य तरीके से नहीं, पीट पीट कर, दर्दनाक तरीके से। दोस्तों, प्रश्न खड़ा होता है कि दो व्यक्तियों के मसले के बीच में अन्य लोग क्यों पड़ गए? दो दिलों की दास्तां में बेदर्द जवानी की एंट्री क्यों हो गई? इस प्रश्न का जवाब कुछ अन्य घटनाओं में छुपा हुआ है। अब एक दूसरी घटना के बारे में बताते हैं। 26 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के फरीदाबाद जिले के वल्लभगढ़ में निकिता तोमर नाम की 20 साल की एक नवयुवती को तौसीफ ने गोली मार दी। तौसीफ के साथ में उसका दोस्त रहमान भी था। तो सिर्फ निकिता से शादी करना चाहता था, बल्कि कहे तो निकाह करना चाहता था, लेकिन उसके पहले वो उसे मुसलमान बनाना चाहता था। निकिता इसके लिए राजी नहीं हुई और इसी कारण से तौसीफ और रहमान ने उसे गोली मारकर मार डाला। मर्डर तो बड़ी दर्दनाक चीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी समस्या वह मानसिकता व व्यवस्था, जिसके कारण हालात ऐसे हो गए कि निकिता को अपनी जान गंवाना पड़ी। दरअसल 2 साल पहले अर्थात 2018 में ही निकिता को तौसीफ ने 3 दिन के लिए अगवा कर लिया था। निकिता के परिवार वालों ने जब रिपोर्ट लिखाई तो उन पर रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव बनाए गए, क्योंकि तौसीफ का परिवार राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली था। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 साल पूर्व अर्थात 2018 में पुलिस ने निकिता को अगवा करने और 3 दिन तक बंधक बनाकर रखने वाली घटना पर कोई कार्रवाई नहीं, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, उस पर लिपापोती कर दी और परिणाम निकिता को अपनी जान गंवाना पड़ी। खैर, यह घटना 5 साल पुरानी है, लेकिन 5 सालों में इस प्रकार की कितनी घटनाएं हुई, मानो घटनाओं की बाढ़ आ गई। और श्रद्धा वालकर थे इंडिविजुअल केस हो या यूपी के झांगुर बाबा ऑर्गेनाइज क्राइम, अब इस प्रकार की घटनाएं आप रोज ही अखबारों में पढ़ते होंगे। निकिता तोमर को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन समय पर आगे नहीं आया और न ही स्थानीय समाज कुछ कर पाया, लेकिन जलगांव के जामनेर में कुछ अलग हुआ है दोस्तों। तो घटना का दूसरा पहलू है कि इन लोगों ने सुलेमान को जब कैफे से उठाया तब वह एक लड़की से बातचीत कर रहा था। बताया जा रहा है कि वह नाबालिग हिंदू लड़की थी। इन लोगों ने सुलेमान का फोन चेक किया और सुलेमान के फोन में जो उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया। सुलेमान के फोन में उन्होंने क्या देखा, इसके बारे में तो अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, क्योंकि सुलेमान का फोन पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो सकता है या होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो समाचार पढ़ने में आ रहे हैं उससे आप इस बारे में अंदाज लगा सकते हैं। इसके पहले भी अनेक प्रकरण हो चुके हैं जिसमें लड़के ने लड़की की आपत्तिजनक तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली और उन तस्वीरों के आधार पर लड़की को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। ब्लैकमेल करके लड़की से जबरदस्ती निकाह किया जाता है, उसे धर्मांतरित कर लिया जाता है और उससे चुप रहने के लिए बाध्य किया जाता है, प्रेशर किया जाता है। अपनी आपत्तिजनक तस्वीरें अपने माँ बाप और समाज तक न जाए, इसके लिए लड़की चुपचाप सब कुछ सहती रहती है और किसी को कुछ बताती भी नहीं। ऐसा 1-2 नहीं, सैकड़ों हजारों लड़कियों के साथ हो चुका है और यह यूपी के झांगुर बाबा प्रकरण में सामने आ चुका है। जलगांव के जामनेर वाले प्रकरण में जिस लड़की की बात की जा रही है उसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। वैसे 17 और 18 साल यह एक टेक्निकल मामला है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लड़की पर कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा। हमारे देश का अंधा कानून यह भी कहता है 18 साल से एक दिन भी किसी की आयु कम है तो वह नाबालिग है, तब वह खुद शादी नहीं कर सकता है, लेकिन वह रेप और मर्डर कर सकता है और उस मर्डर की सजा भी केवल 3 साल की होगी, जैसा कि निर्भया कांड में सामने आ चुका है। दिल्ली में चलती बस निर्भया के साथ अनेक लोगों ने बलात्कार किया और फिर उसकी बड़े ही बेरहमी से, बड़ी हैवानियत भरे तरीके से उसके साथ पेश आए और हॉस्पिटल में उसने अपना दम तोड़ दिया। इसमें 4 अभियुक्तों को सजा हो गई, फांसी भी हो गई, लेकिन एक अभियुक्त, एक अपराधी की उम्र 18 साल से कम थी, जिसका नाम था मोहम्मद अफरोज। उसे मात्र 3 साल के लिए सुधार गृह में भेजा गया और फिर सरकारी संरक्षण में छुपा करके अन्यत्र भेज दिया गया। देश के अन्याय तंत्र के बारे में, न्याय तंत्र के बारे में, कानून के बारे में, अंधे कानून के बारे में लौटेंगे थोड़ी देर से। क्या हमारे देश में लव जिहाद वास्तव में एक समस्या है या केवल कुछ लोगों की राजनीति है? यह लव है या लव जिहाद, या 2 दिलों की दास्तां है या 2 दलों की, 2 राजनीतिक दलों की, 2 राजनीतिक विचारों की या 3 राजनीतिक विचारों? यदि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? लेकिन क्या दोनों राजी हैं? मियाँ राजी है तो क्या बीबी भी राजी है?
और यदि बीवी राजी नहीं है तो क्या पड़ोस वाले, गांव मोहल्ले वाले, पुलिस प्रशासन वाले क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? अब क्या कर रहे हैं? क्या इन बातों पर विचार होना चाहिए? क्या प्रेम करना, लव करना, शादी करना यह लोगों का व्यक्तिगत मामला होना चाहिए? क्या इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है? क्या इसमें आईएसआई का हाथ भी है? यदि कोई किसी से जबरदस्ती शादी करता है, किसी का धर्मांतरण करता है और इसके लिए डर का उपयोग करता है, तो क्या सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या समाज को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए या दो दिलों का मामला मानकर छोड़ देना चाहिए और अपना मुंह मोड़ लेना चाहिए? निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक नजर डालते हैं जामनेर से थोड़ी दूर का मतलब हजारों किलोमीटर दूर नहीं, बल्कि मात्र 100 किलोमीटर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमको वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। लेकिन चलते चलते हम आपके सामने अन्य कुछ फैक्ट्स भी रखना चाहेंगे। दोस्तों, 11 अगस्त को सुलेमान खान पठान का मर्डर हुआ, लेकिन इसके ठीक एक सप्ताह पहले 4 अगस्त को नजदीक के ही बुरहानपुर जिले के नेपानगर में भाग्यश्री नामदेव धानुक की हत्या कर दी। भाग्यश्री के घर में रईस शेख जबरदस्ती घुस गया और फिर उस पर चाकुओं से लगातार वार। भाग्यश्री का कसूर यह था कि भाग्यश्री ने रईस शेख से निकाह करने से मना कर दिया था, अर्थात धर्मांतरण करके मुसलमान बनने और रईस शेख के साथ शादी करने से मना कर दिया। रईस शेख की उम्र 42 वर्ष और भाग्यश्री धानुक की उम्र 35 वर्ष है, मतलब 35 वर्ष थी। जिस दिन जलगांव के जामनेर की घटना की न्यूज आ रही थी, अर्थात सुलेमान पठान के मर्डर की न्यूज आ रही थी, उसी दिन जामनेर से मात्र 90 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में शारदा की हत्या हो गई। शारदा सिरतुरी की उम्र 40 वर्ष थी। उसको मारने वाला 40 साल का शेख सलीम ने चाकू से शारदा की हत्या नहीं की, उसने शारदा के घर में घुसकर हथौड़ा मार कर उसकी हत्या कर दी, अर्थात हत्या करने के इरादे से ही घर में घुसा था। बुरहानपुर की शारदा की हत्या हो या नजदीक 30 किलोमीटर दूर नेपानगर की भाग्यश्री धानुक की हत्या हो, दोनों ही कोल्ड ब्लडेड मर्डर ही है, अर्थात अपराधी मर्डर करने की मंशा से ही आया था। अब सुलेमान खान पठान की हत्या करने वाले ये तर्क दे सकते हैं और उनके तर्क में काफी दम रहेगा। उन्होंने एक और शारदा को मरने से बचा लिया, उन्होंने एक और भाग्यश्री धानुक को मरने से बचा लिया, उन्होंने एक और श्रद्धा वालकर को 36 टुकड़ों में कटकर फ्रीज में भरने से बचा लिया, उन्होंने एक और तारा सहदेव को यातना सहने से बचा लिया। तारा सहदेव का नाम हम पर्टिकुलर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तारा सहदेव की घटना आज की नहीं है। तारा सहदेव को रंजीत कोहली उसका पति बहुत परेशान करता था। तारा सहदेव कोई सीधी सादी आम लड़की नहीं थी, वह नेशनल शूटर थी, निशानेबाज थी। उसकी रंजीत से दोस्ती हुई, प्रेम हुआ और फिर शादी हो गई। लेकिन कुछ साल बाद रंजीत उसे मुसलमान बनाने के लिए दबाव बनाने लगा, क्योंकि वह रंजीत कोहली था ही नहीं, उसका असली नाम तो रकीबुल हसन था। इतने सालों तक उसने तारा सहदेव को इसी भ्रम में रखा कि वह रकीबुल हसन नहीं है, वह रंजीत कोहली है। और धन्य है आज की पीढ़ी, धन्य हो लव मैरिज का, धन्य हो जवानी का। तारा सहदेव ने शादी करने के पहले यह भी नहीं सोचा कि रकीबुल हसन के माँ बाप से मिल ले, रकीबुल हसन के घर परिवार को देख ले, और ना अपने घर परिवार वालों को रकीबुल के घर वालों से मिलाने की जरूरत। अपनी इसी शान पट्टी का परिणाम तारा सहदेव ने भुगता। उसे खूब पीटा गया, मारा गया, सिगरेट से जलाया गया, कुत्तों से कटवाया गया, और यह सारा सिलसिला 1-2 दिन नहीं, 1 महीने तक चला। दोस्तों, पुलिस ने रकीबुल हसन के खिलाफ तभी जाकर कार्रवाई की जब यह नेशनल सेंसेशन की न्यूज बन गई। अब यह घटना बुरहानपुर या जामनेर की नहीं है, यह घटना झारखंड की है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक नेशनल फेनोमेना बन गया है, यह एक राष्ट्रीय बीमारी बन गई है। यदि आपको लगता है कि बीमारी है, वरना आप यह भी कह सकते हैं कि यह राष्ट्रीय धरोहर बन गई है। जिस प्रकार मोदी जी कहते हैं कि हमारी आबादी, हमारी जनसंख्या हमारा बोझ नहीं है, हमारा एसेट है, इस प्रकार यह बीमारी है, यह एक धरोहर है, यह विशेषता है। यह भी आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा कि जामनेर के नवयुवकों ने अपने हाथ में कानून लेकर सही किया या नहीं। यह भी आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा कि कितनी शारदा, कितनी श्रद्धा, कितनी तारा सहदेव को प्रताड़ना या मृत्यु मिलना चाहिए। झांगुर बाबा का केस तो आप जानते ही हैं। अब जो समाचार आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि 10-20 नहीं, 4 महिलाएं प्रताड़ित हुई और उसका इतना बड़ा नेटवर्क था जिसको कि आईएसआई भी फंडिंग कर रहा। झांगुर बाबा टाइप के बाबा आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, आपको हर बस स्टेशन, हर ट्रेन स्टेशन के दीवारों के दीवार खिड़की पर चिपके मिल जाएंगे। किसी का नाम खान बंगाली है तो किसी का नाम शान गोहर है।
बड़े मजे की बात यह है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून बनने के बाद भी इन बाबाओं पर कोई कार्रवाई नहीं। जो लोग कानून की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि कानून ने अपना काम करना चाहिए, उनसे हमारा सवाल है कि झांगुर बाबा जैसे लोग जब सारे आम सरकारी बसों और सरकारी ट्रेनों का उपयोग करके अपना प्रचार करते हैं, लोगों को अपनी अंधश्रद्धा में फंसाते हैं, लोगों को वशीकरण, मुठकरणी, सोतन से छुटकारा, खोया हुआ प्यार, किया कराया आदि शर्तिया इलाज करने की, शर्तिया उपाय करने का दावा करते हैं, तब हमारी सरकार, हमारी पुलिस और हमारी कोर्ट, जो कि हर कुत्ते, बिल्ली, कबूतर के पीछे पड़ी रहती हैं, वही बाबाओं के पीछे क्यों नहीं पड़ती है? सैकड़ों स्त्रियों और सैकड़ों परिवारों की जिंदगी तबाह होने तक हमारा तंत्र चुपचाप क्यों बैठा रहता है? और यदि चुपचाप बैठा रहता है तो जामनेर के युवक जब अपने हाथ में कानून लेते हैं, जामनेर के युवकों को आजीवन कारावास या फांसी देने के पहले क्यों नहीं पुलिस, पॉलिटिशियन और इन न्यायाधीशों को ही दंडित किया जाए? सवाल उठता है, दंड देगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? क्या यह मान लिया जाए कि हमारे देश में अब नागरिकों को ही अपने हाथ में कानून लेना पड़ेगा? यदि ऐसा हुआ तब न्याय होगा या अंधेरगर्दी मच जाएगी? क्या ऐसा होने से अपराध रुकेगा या अराजकता फैल जाएगी? ऐसा हमारे ही देश में बिहार में गंगा नदी के तट पर पहले हो चुका है। गंगा जल मूवी तो आपको याद ही होगी दोस्तों। जब पुलिस बलात्कारियों को दंड नहीं दे पाई तो भीड़ ने ही दंड विधान अपने हाथ में ले लिया और बलात्कारियों की आंखों में एसिड डालना चालू कर दिया। इस एसिड या तेजाब का नाम उन्होंने दिया गंगा जल। क्या देश में फिर इस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं? और यदि इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिम्मेदार अपराधी है जो अपराध कर रहे हैं या जिम्मेदार हमारे देश का पुलिस प्रशासन और कोर्ट है, जो मुंबई सीरियल ब्लास्ट में भी यह कह देता है कि किसी ने बम नहीं फोड़ा, 187 लोग मर गए लेकिन मारने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, हमने तो फैक्ट्स रख दिए आपके सामने। आपको कमेंट में बताना है कि हमारे फैक्ट्स आपको कैसे लगे।